कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं और आपको आज उन 3 फोन कॉल्स का ऑडियो सुनवाएंगे जो कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की एक महिला असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने इस महिला डॉक्टर के पिता को किए थे। इनमें पहले फोन कॉल में यह महिला असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इस महिला डॉक्टर के पिता से साफ झूठ बोलती है और कहती है कि उनकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें तुरंत अस्पताल आना चाहिए अपनी बेटी को देखने के लिए। इसके बाद दूसरे फोन कॉल में भी इसी बात को दोहराया जाता है कि इस महिला डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई है और अब उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा है। और फिर तीसरा फोन कॉल आता है जिसमें इस महिला डॉक्टर के पिता से यह कहा जाता है कि उनकी बेटी ने शायद आत्महत्या कर ली है। यानी जब इस महिला डॉक्टर का शव मिला उसके बाद इस अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो पहले 3 कॉल गए उस महिला डॉक्टर के माता पिता को, जिसमें महिला डॉक्टर के पिता बात कर रहे थे और ये फोन कॉल असल में मौत की खबर देने के लिए किए गए होंगे, लेकिन इन सब में झूठ बोला गया। आप सबसे पहले इन तीनों फोन कॉल्स का ये ऑडियो सुनिए और कल्पना कीजिए उस पिता की क्या स्थिति रही होगी जिसकी बेटी का पहले बलात्कार हुआ, फिर निर्मम हत्या हुई और जब उनकी बेटी की मौत की खबर आती भी है तो उनसे सबसे पहले सफेद झूठ बोला जाता है और कहा जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है या फिर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। आज ये ऑडियो कॉल हमें मिल गए हैं जो कि एक बहुत बड़ा सबूत है जो आज हम पूरे देश के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। आप भी सुनिए अस्पताल प्रशासन ने सबसे पहले जो 3 कॉल किए हैं महिला डॉक्टर के पिता को, उसमें कैसे सफेद झूठ बोला गया। उसकी तबीयत खराब है, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? उसको क्या हुआ है? उसकी तबीयत खराब है, हम लोग इसे अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? हुआ क्या है ये तो बताइए। वो तो डॉक्टर बताएंगे ना जब आप लोग आएंगे। हमने आप लोगों का नंबर ढूंढ के निकाला है ताकि घर के लोग जल्दी आएं। हुआ क्या है ये तो बताइए। पेशेंट की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती किया है और आप लोग जब आएंगे तब बाकी चीजें डॉक्टर बताएंगे। उसको बुखार आया है क्या? आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइए, जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या उसकी? हाँ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आ जाइए। शायद उन्होंने सुसाइड किया है या तो उनकी मौत हो गई है। पुलिस है अस्पताल में, हम सब भी अस्पताल में हैं और हम लोग अस्पताल से ही आपको फोन कर रहे हैं। मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। हुआ क्या है? उसकी हालत बहुत ही खराब है, आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। ये तो डॉक्टर बताएगा ना कि क्या हुआ। आप कौन है? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ। आसपास डॉक्टर नहीं है क्या? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ। आपकी बेटी को हम लोग इमरजेंसी में लेकर आए हैं, आप लोग आइए और आकर मुलाकात कीजिए। उसको हुआ क्या था? वो तो ड्यूटी पर थी ना। आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। ये तीनों फोन कॉल्स हमने आपको दिखाए और आपने ये पूरी बातचीत सुनी। तीनों फोन कॉल्स इस मामले को दबाने का सबसे शुरुआती और सबसे बड़ा सबूत है और इससे आज ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस सरकारी अस्पताल के प्रशासन पर वो कौन सा दबाव था कि वो इस महिला डॉक्टर के माता पिता को सही जानकारी नहीं देना चाहते थे। आपने भी देखा होगा अस्पताल के प्रशासन की तरफ से जो पहला कॉल गया उसमें सिर्फ इतना बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है और आप जल्दी से पहुंचिए, हम आपकी बेटी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जा रहे हैं। फिर दूसरा कॉल आया जिसमें यह बताया गया कि तबीयत बहुत खराब हो गई है और शायद उसकी मृत्यु हो गई है। और लगातार उस महिला डॉक्टर के पिता यह पूछते रहे कि हमारी बेटी को क्या हुआ है, डॉक्टर से पूछ के बताइए, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और आखिरी जो फोन कॉल किया गया उसमें यह बताया गया कि शायद आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सच्चाई यह है कि महिला डॉक्टर के शव को देखकर, क्योंकि शव ऐसी स्थिति में था कि कोई आम आदमी भी आसानी से यह बता सकता था कि इस महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ है और निर्मम हत्या की गई है। और इस मामले में जो लोग इस शव को जिन्होंने सबसे पहले देखा वो तो खुद डॉक्टर थे। आप सोचिए, ये डॉक्टरों की टीम थी, ये अस्पताल था। इस शव को जो देख रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले देखा, वो तमाम लोग डॉक्टर थे।
अगर आम आदमी उस शव की हालत को देखकर यह आसानी से बता सकता है कि इस महिला का बलात्कार हुआ है और इसकी हत्या हुई है, तो ये तो डॉक्टर्स थे, इन्हें तो तुरंत पता चल जाता कि यह आत्महत्या है या यह हत्या है। लेकिन इसके बावजूद इस मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने यह कहा कि इस डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई है और बाद में यह कहा कि इस डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। हम आपको मोदी काका और राहुल भैया का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जनता से संवाद करने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के स्टाइल में क्या अंतर है। उनकी जो टीम है, जो उनकी छवि का ध्यान रखती है, जो उनकी ब्रांडिंग का ध्यान रखती हैं, वो कैसे बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल रही हैं। दोनों की ब्रांडिंग के रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। और मंजिल क्या है? मंजिल है इस देश के युवा, मंजिल है इस देश के गरीब। लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी का एक नया वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर शेयर किया है। और यह वीडियो असल में नया नहीं है, उन्होंने पोस्ट आज किया है, लेकिन वीडियो पुराना है। यह वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शूट किया गया था, जिसमें राहुल गांधी बच्चों के साथ मार्शल आर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। अब आप कहेंगे कि यह डोजो क्या होता है? डोजो का मतलब उस प्रशिक्षण केंद्र से है जहां मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, और जापानीज भाषा में डोजो का मतलब जाने का रास्ता भी होता है। और इसीलिए राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भी बहुत सारे लोग अलग अलग मतलब लगा रहे हैं, राजनीति में अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस को लेकर हो सकता है देश में कोई पहल करना चाहते हैं इस यात्रा के जरिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज मार्शल आर्ट सिखाते हुए अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उनकी फिटनेस दिखाई दे रही है, उनकी ताकत दिखाई दे रही है। राहुल गांधी 53 साल के हैं, लेकिन वो देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो युवा हैं, वो शारीरिक रूप से बड़े ताकतवर हैं, वो बड़े कूल हैं। राहुल गांधी 53 वर्ष के हैं और वो युवाओं को आकर्षित करने के लिए टी शर्ट पहनते हैं, उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने का वीडियो बनाते हैं, कॉलेजों में जाकर युवाओं से, छात्रों से संवाद करते हैं, कभी उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, कभी उनके साथ दौड़ लगाते हुए वीडियो बनाते हैं। और इस सब के साथ वो गरीबों के बीच भी जाते हैं और उनसे भी बात करते हैं। और इस तरह अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो लोगों, आम जनता और युवाओं के बीच अपनी राहुल भैया वाली छवि बनाना चाहते हैं। उनकी जो टीम होगी, जो उनके सलाहकार हैं, कोई तो है जो उनको ये सब करने की सलाह दे रहा होगा, कोई तो होगा उनकी टीम जो ये सारे वीडियोस बनाती होगी, जो इस बात पर चर्चा करती होगी कि अब राहुल गांधी का अगला वीडियो क्या होना चाहिए, राहुल गांधी की अगली ब्रांडिंग किस तरह की होनी चाहिए। जो राहुल गांधी की छवि पर काम कर रही होगी वो टीम, उसने ये सोचा होगा कि राहुल गांधी को युवाओं तक पहुंचना है और आम जनता तक पहुंचना है। और इसके लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि वो हफ्ते 10 दिन में अपना एक नया कोई वीडियो बनाते हैं और फिर उसे जारी कर देते हैं। और इस सब को लेकर अगर आप देखेंगे तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि अपने आप को एक कूल नेता साबित करना, और अपनी जो छवि बनानी है वो राहुल भैया की छवि बनानी है कि हर परिवार में उनकी एक एंट्री हो जिसमें वो राहुल भैया की तरह नजर आए। और कई बार अगर आप देखें वीडियोस में, जब लोग उनसे कोई सवाल भी पूछते हैं या कुछ कहते भी हैं तो वो उन्हें ब्रदर कहकर उन्हें संबोधित करते हैं। इसका मतलब जो पूरा ब्रीफ है उनकी ब्रांडिंग टीम को वो ये है कि उन्हें राहुल भैया की छवि स्थापित करनी है। तो ये नेता विपक्ष की जो छवि है राहुल गांधी की, ये हो गई राहुल भैया वाली। लेकिन अब दूसरी तरफ कौन खड़ा है? दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री मोदी, जो राहुल गांधी से 20 साल बड़े हैं और उनकी उम्र है 73 वर्ष। और प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो मोदी काका की छवि है, और लोग उन्हें अपने परिवार के मुखिया के तौर पर देखते हैं, जो सबके बारे में सोचते हैं, सबके साथ लेकर चलते हैं, और जो आपके एक तरीके से दादाजी की तरह हैं, जिनके पास बहुत सारा अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कब सख्त फैसले लेने हैं और कब लोगों को लुभाना है। तो ये दो अलग अलग नेता अब आपके सामने हैं, एक तरफ हैं राहुल भैया और दूसरी तरफ हैं मोदी काका। और मोदी ने अपनी जो छवि बनाई है वो इसी तरह की बनाई है जैसे वो आपके घर के एक बड़े हैं, आपके घर के एक मुखिया के तौर पर नजर आते हैं। और इसीलिए हमने शब्द का प्रयोग किया मोदी काका, जिसके मोदी काका का मतलब है कि उनका सम्मान भी बहुत करना है लोगों को,
मोदी काका की जो इंटेंशन है, यानी जो वो करना चाहते हैं, उस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परिवार के एक मुखिया की तरह हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दोनों ही नेताओं का लंबी दाढ़ी से भी एक गहरा रिश्ता रहा है। कोविड के समय जब देश के लोगों का आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा था, बड़ा बुरा समय चल रहा था, लोग बहुत डरे हुए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी के इस दाढ़ी वाले रूप ने लोगों में एक नया भरोसा पैदा किया था और उनकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी कि वो हर परिवार को एक मुखिया की तरह ही नजर आने लगे थे, मोदी काका की तरह ही नजर आने लगे थे। जबकि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने भी अपनी लंबी दाढ़ी रख ली थी, और लंबी और सफेद दाढ़ी को पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे अपने देश में भी परिपक्वता से जोड़कर देखा जाता है, और कहा जाता है कि दाढ़ी इंसान के स्वभाव को रचती है और ये लोगों में आपकी एक अलग छवि को भी गढ़ती है। और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी में भी उनकी एक अलग छवि दिखाई देती है। अब आप देखिए, जो तस्वीर आप देखेंगे, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी दाढ़ी बहुत बढ़ा ली थी, उस समय उनके सामने और उनकी टीम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि लोग राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लोगों को लगता था वो एक पार्ट टाइम नेता हैं जो कभी कभी राजनीति करने के लिए आते हैं, राजनीति में उनका मन नहीं लगता, वो अक्सर छुट्टियों पर चले जाते हैं और वो एक पार्टी करने वाले नेता हैं। उनकी जो छवि थी वो ये थी कि वो एक पार्टी करने वाले नेता हैं, कभी कभी राजनीति करते हैं, फिर लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, गंभीरता की उनमें कमी है। और अपनी इस छवि को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, दाढ़ी इतनी बढ़ा ली और लोगों को अपनी ये सफेद दाढ़ी उन्होंने दिखाई, जिसके बाद पहली बार लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू किया और उनकी छवि धीरे धीरे बदलती चली गई। आप सोचिए, जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी तब राहुल गांधी की छवि को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस था। उस समय लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे। फिर धीरे 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 उन्होंने इस पर काम किया, उनकी जो भी टीम है उन्होंने इस पर काम किया उनकी छवि पर, और आज उनकी छवि पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले काफी हद तक बदल चुकी है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की शुरू से ही जो छवि रही है वो घर के मुखिया की तरह रही है। वो जाते हैं, हालचाल पूछते हैं, वो पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चलते हैं और उन्हें हर परिवार की एक चिंता रहती है, जो उसमें बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, उसमें युवा भी हैं। वो युवाओं के साथ अगर आपने देखा तो स्कूल के छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, जिसमें वो बताते हैं स्कूल के छात्रों को कि परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो दोनों को अगर आप देखेंगे, दोनों का मकसद यही है कि उन्हें युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है, स्कूल के बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, कॉलेज के युवाओं को अपनी तरफ लाना है और गरीबों को अपनी तरफ लाना है। प्रधानमंत्री मोदी ये काम अपनी सरकार की नीतियों के जरिए करते हैं और राहुल गांधी ये काम अपने वीडियोज के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस समय हमारे भारत की राजनीति की दो अलग अलग शाखाएं आपको दिखाई देंगी। एक तरफ आपको राहुल भैया दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपको मोदी काका दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि वीडियो में परिपक्वता अपनी दिखाना अलग बात है, वीडियो की परफॉर्मेंस अलग बात है और सरकार में रहकर परफॉर्मेंस करना अलग बात है। राहुल गांधी जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस करते हैं अपने वीडियोज में, क्या उनकी सरकारें जो अलग अलग राज्यों में चल रही हैं वो भी वैसा ही परफॉर्मेंस कर रही हैं? बड़ी बात यह है। और राहुल गांधी आज जो नए नए आइडियाज दे रहे हैं, जैसे कि वो जाति जनगणना की बात करते हैं, तो एक बड़ा सवाल उनसे जो पूछा जाता है वो ये कि जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने ये आइडियाज क्यों नहीं दिए? जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने अपना ये रूप देश के लोगों को क्यों नहीं दिखाया? आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा करते हुए इस गांव में रहने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर अपने मकान खाली करने का आदेश दिया है। इस गांव का नाम है गोविंदपुर, जो बिहार के पटना जिले में है। इस गांव में रहने वाली 95% आबादी हिंदुओं की है और इस गांव में कई परिवार वर्ष 1910 से रह रहे हैं और इन लोगों के पास लैंड डीड्स के वो तमाम कागजात हैं जिनसे पता चलता है कि ये जमीन पिछले 114 वर्षों से इन्हीं हिंदू परिवारों के पास है। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस गांव में अपना एक बोर्ड लगा दिया और जिस पर लिखा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और इन हिंदू परिवारों को अगले 30 दिन के अंदर इस जमीन को खाली करना पड़ेगा। ये वो बोर्ड है जो लगा दिया गया है गांव में।
वक्फ बोर्ड के इस नोटिस के खिलाफ गांव के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से यह कहा कि अगर यह जमीन वाकई में वक्फ की है तो उसे हाई कोर्ट में इसके सबूत और बाकी के साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड पटना हाई कोर्ट में ऐसा एक भी सबूत और दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिससे वो इस जमीन को अपनी जमीन साबित कर पाए। और इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के नोटिस पर रोक लगा दी और इस गांव के लोगों को कहा कि उन्हें इस जमीन को खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अदालत ने इस बात को भी माना कि ये जमीन इन्हीं लोगों की है और इनके पास ऐसे सभी दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि लोग यहां इस गांव में वर्ष 1910 से वाकई में रह रहे हैं। और अदालत के फैसले के बाद वक्फ बोर्ड का नोटिस इस गांव से हट जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने हटाया नहीं। इस गांव के जिन लोगों को भी वक्फ बोर्ड ने उनके मकान खाली करने के नोटिस दिए, वो सभी लोग अब अंदर से बड़े डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिर इस देश में यह कानून कब और कैसे बना कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को अपनी जमीन घोषित करके उस पर कब्जा कर सकता है। तो इन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये कानून कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान बने थे, जिन्हें यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में और भी ज्यादा सख्त और शक्तिशाली बना दिया था। और अभी हमारे देश का वक्फ कानून कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पर अपना दावा किया है तो आपकी जमीन तब तक वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी जब तक आप इसे खुद अपनी जमीन साबित नहीं कर देते। इस कानून में संशोधन करने के लिए ही मोदी सरकार इस बजट सत्र में एक नया बिल लेकर आई थी, जिसका कांग्रेस और विपक्षी दलों ने विरोध किया। और अब यह वक्फ बोर्ड बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है, वहां लंबित है और इसे लंबा समय लगेगा। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे जो क्लॉज हैं उन्हें अब हटा दिया जाए। आज ये बात तो सब जानते हैं कि देश में भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। और वक्फ बोर्ड की जमीनों में इतनी वृद्धि कैसे हो रही है, आप उसे बिहार से आई इस खबर से समझिए, जहां आरोप है कि रातों रात वक्फ बोर्ड ने गांव के लोगों की जमीनों पर अपना दावा कर दिया। और यह भी आरोप है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद बबलू का मकान भी इसी जमीन पर है, जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताया है। लेकिन मोहम्मद बबलू को वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने का नोटिस नहीं दिया, लेकिन बाकी के हिंदू परिवारों को इससे बेदखल किया जा रहा है। और आज हमारी टीम ने इस गांव में जाकर इन लोगों से बात की और हमें पता चला कि वक्फ बोर्ड के लोग अब आपकी जमीनों पर अपना दावा करते हैं तो लोगों को वो उर्दू में लिखे नोटिस देते हैं। और जब लोग ये कहते हैं कि क्या उन्हें हिंदी में इसकी एक कॉपी मिल सकती है, तो वक्फ बोर्ड इससे भी इनकार कर देता है। वो कहता है नोटिस भी आपको उर्दू में ही मिलेगा।